हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके स्ट्रैटेजी, वो भी HPTGT बायोलॉजी के लिए। आई होप कि आप सब लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि HPTGT कमीशन की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। अब इस सही टाइम पर इस टाइम की यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे? आप करेंगे सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके खुद की प्रेपरेशन के लिए, जहां पर आप अपने बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है उसे आप बहुत ही अच्छे से तरीके से उसके नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहते हैं वी कॉल इट एज स्ट्रैटेजी। यानी कि एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है अगर, तो आपके उस एग्जाम के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमें उसके अंदर फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले है उसका सिलेबस फाइंड आउट करना कि उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद उस सिलेबस को आपके कहाँ कहाँ पर आपके रेफरेंसेस हैं उन्हें फाइंड आउट करना। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, स्ट्रैटेजी है। तो आपकी सिलेबस से शुरू होती है, राइट। तो अब इस एग्जाम के लिए जो आपका TGT एग्जाम है उसके लिए आपकी बायोलॉजी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप कि आप सब लोग अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैकेंसीज के नंबर्स भी आपको उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से। और हमेशा जैसे मेडिकल की जो सीट्स रहती हैं वो हमेशा कम रहती है। तो ये तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन कि इस बार भी TGT में हो सकता है कि इतनी ज्यादा सीट्स ना हो जितनी आपकी आर्ट्स, कॉमर्स या अदर फील्ड्स की होती है। बट इतना तो है कि सीट्स तो आएंगी। तो वो सीट्स जो आएंगी, अब हमें तो एक ही सीट की जरूरत है। अब चाहे हमारे पास 10 सीटें आए, चाहे 100 आए, चाहे 150 आए, 200 आए, हमें तो एक ही सीट चाहिए। तो अभी उस सीट के लिए हम क्या करेंगे, वी गोना प्रिपेयर फॉर इट। और क्योंकि वो सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस एग्जाम और अब फाइनली इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आप सबको देखने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। अब आपको स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो आपका बायोलॉजी है उसमें आपकी मेन चीजें क्या है। मेन चीजें ये है कि आपको उसके अंदर क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है आपको कि सबसे पहले तो यही है कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपका माइंड सेट कैसा है, राइट। कि आपको एग्जाम देना है, अब एग्जाम देना है तो मुझे इसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपके दिन के कितने आवर्स जो हैं मैं इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को डिवोट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो भी आपको इसके अंदर डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 जो आपकी स्ट्रैटेजी का रहता है, सबसे पहला स्टेप जो हमारी स्ट्रैटेजी का रहता है वो रहता है उसका सिलेबस। अब इसका सिलेबस अभी तक आपका जो इसका सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर आपकी क्लासेस 11th एंड 12th क्लास दोनों क्लासेस को हम गो थ्रू कर लें, दोनों क्लासेस की जो NCERTs हैं उनको कर लें। अब आपका जो पेपर रहता है उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, जैसे आपका 100% अगर आपका पेपर है, ठीक है, 100% पेपर में आपका अप्रोक्सीमेटली 40% जो है वो ग्रेजुएशन का भी आ जाता है। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक प्रिपेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक को सिर्फ NCERT तक करें और NCERT करने के साथ साथ आपको इसके अंदर ग्रेजुएशन का पार्ट भी करना है। इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस ना करें, उसे थोड़ा सा एडवांस लेकर जाए और एडवांस तरीके से ही उसको पढ़े, राइट। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको क्या पढ़ना है। हमेशा यही रहता है। तो जब आप सिलेबस देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ये मुझे पढ़ना है। तो यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिसाइड कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे अभी हमने बात की कि मुझे सिलेबस देखकर आप क्या करते हैं कि आप देख लेते हैं कि क्लास 11th पढ़ना है, क्लास 12th पढ़ना है और ग्रेजुएशन पढ़ना है। तो ये जो आंसर है वो है इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट टू रीड, मतलब कि क्या पढ़ना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 80 to 90% हम अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इसी क्वेश्चन को ढूंढते भी है। बट आपके लिए मैं एक चीज लेकर आई हूं, आपको देखो क्या पढ़ना है से इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड। मतलब अगर आपका सिलेबस है, अब इतना सारा वास्ट सिलेबस है, उसमें क्या आप सब कुछ पढ़ोगे? तो वो तो फिर ये हो गया कि आपको पूरी की पूरी किताब पढ़ रहा, पूरी की पूरी आपको ग्रेजुएशन पढ़नी पड़ेगी।
तो उसमें फिर चीजें आप याद कैसे रखेंगे? यहाँ चाहिए स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय कम है और आपके पास चीजें याद रखने के लिए, चीजें समझने के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा जिस बात पर फोकस करना है वो है आपका व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। अब ये क्या नहीं पढ़ना है, ये आप कहां से फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस आंसर? आपको कहां से पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है? हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? तो क्या पढ़ना है को ना फोकस करके आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है? सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक? तो अब फोकस करना है, तो कैसे फोकस करें, कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है? तो इसके लिए आप जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आपको पिछले 5 साल या 10 साल के जितने भी आपके पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको उन्हें सॉल्व करना है। जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे, आप उन्हें देखेंगे, आप उन्हें एनालाइज करेंगे, आपको इस प्रीवियस ईयर पेपर में से एनालिसिस में पता चलेगा। जब आप उन्हें देखेंगे, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। कैसे पता चलेगा? जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली वो पढ़ने हैं। तो इससे आपको ये फिल्टर हो जाएगा कि क्या नहीं पूछा गया है। तो जो नहीं पूछा गया है वही आपके लिए व्हाट नॉट टू रीड है। अब व्हाट नॉट टू रीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, या आपको उसे छोड़ देना है, लेकिन आप उसे, अगर आपके पास समय बचे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दैट ऑल्सो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीजें नहीं पूछी गई हैं। तो वो सेक्शन आप छोड़कर आपके पास जो बचा हुआ मटेरियल होगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस व्हाट टू रीड। तो वो अपने आप ही निकल जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वहां से डिसाइड होता है। अब आप सारी किताब आपने देखा कि सिलेबस है 11th की एनसीईआरटी बोली है, 12th की एनसीईआरटी, और उठाएंगे एनसीईआरटी और पढ़ना शुरू कर देंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऐसी स्ट्रैटेजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, जो सीधा सिलेबस देखा और सीधा कूद पड़े मैदान में कि चलो अब तो बस एनसीईआरटी करनी है। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तो आप इस चीज को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या आपके लिए रेलेवेंट है, राइट? अब आपको क्या करना है, और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, और है आपकी बॉटनी ज़ूलॉजी की पेपर। आपको इसके अंदर जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं वो आपको इसमें सॉल्व करने हैं। देखो, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, तो वो समझ तब तक नहीं आता है, तब तक वो कंफर्म नहीं होता है, जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना करें, जब तक आप उससे रिलेटेड कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जैसे एक चैप्टर है, उसमें अगर 50 क्वेश्चन बनते हैं, 100 बनते हैं, जितने क्वेश्चन आप उसमें बना सकते हैं आप बना रहे हैं, या आपको कहीं बना हुआ मटेरियल मिल रहा है, मतलब कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं बेसिकली। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपको वो टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो एमसीक्यूज आपको कहां से मिलेंगे? यू कैन फॉलो दीज बुक्स, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक्स है, दैट इज योर दिस वन। ये यूथ कंपटीशन की बुक है आपकी, और ये भी यूथ कंपटीशन की। दिस इज फॉर द बॉटनी, ठीक है, एंड दिस इज फॉर द ज़ूलॉजी। तो ये अलग अलग है आपकी, क्योंकि अलग अलग ही आपसे ज़ूलॉजी वाला पार्ट है और बॉटनी वाला पार्ट है, एनिमल और प्लांट्स वाला पार्ट है, वो आप इन बुक से कर सकते हैं। अब अगर किसी और को लगता है कि कैसे हम इस चीज को करते हैं, तो ये आपको यूथ कंपटीशन की बुक में भी दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ये दिया गया है कि आप इसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं। वैसे तो ये चीज आपको खुद भी एनालाइज करनी चाहिए, दिस इज योर पार्ट। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से इतने क्वेश्चन, यहाँ से, आप कभी इसको याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपने खुद पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक कौन सा रेलेवेंट है, और उससे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो कैसा पूछा गया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने पूछे गए हैं, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप इसे सेल्फ करेंगे, मतलब खुद से करेंगे। अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर दे दी कि आपके ये नर्व कंडक्शन से जो है वो अप्रोक्सीमेटली अभी तक 10 क्वेश्चन बन रहे हैं,
ठीक है, ये टोटल आपके अभी तक 10 साल में 143 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, आपको कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने खुद किया होगा तो आपको याद रहेगा। तो इस वैसे अगर मैं इसे देखूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं मैक्सिमम में, दैट इज फ्रॉम द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे करने की भी ट्रिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप उसे ना कर सकें, आप उसे कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट उसको करने के लिए देयर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक सबसे नंबर 1 पे जो चल रहा है वो आपका एनिमल किंगडम ही चल रहा है। ठीक है जी, एनिमल किंगडम चल रहा है। उसके बाद आपका इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इकोसिस्टम में ज्यादातर आपसे लॉज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन सा लॉ है, ये है वो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर एनसीईआरटी जो आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी में आपको एक एक चैप्टर उठाना है और उसे डीपली स्टडी करना है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। अगर आप मुझसे पूछे तो एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी इज अ सेपरेट क्वेश्चन कि हाउ टू रीड दैट, पढ़ते कैसे एनसीईआरटी। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने चैप्टर उठाया, शुरू किया और खत्म हो गया, 2 पेज का चैप्टर था, हो गया। उसमें बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको आपको समझना होता है, जिनके कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होता है, जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट होता है। तो हर चीज जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आपको लग सकता है कि देखने में ये 5 से 10 मिनट का स्ट्रैटेजी है और 5-10 मिनट की स्ट्रैटेजी और बस हो गया, बट इसी चीज को फॉलो करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। बट एक बार आपने शुरू कर दिया तो इट विल बिकम योर हैबिट। तो किसी भी चीज को आदत बनाना है तो आपको पता है कि ये तो सारी जगह फेमिलियर है, तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि मेरी खुद की बोली हुई कोई बात है कि किसी भी चीज को अगर आपको आदत बनाना तो 21 दिन तक आपको उसे फॉलो करना है, उसके बाद वो आपकी आदत बन जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि उसे आदत बनाना है। तो आदत कैसे बनेगी, जब आप रोज पढ़ेंगे, रोज चीजों को करेंगे। तो आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, हाउ टू रीड। आप एक चैप्टर को उठाइए, किसी भी चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो उसे डीपली पढ़ो। डीपली का मतलब होता है वहां पे कोई भी चीज आ रही है, जैसे मान लो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो डाइवर्सिटी, आपको आ रहा है कि स्पीशीज पे क्वेश्चन आ रहा है ना, आपने पढ़ा कि स्पीशीज होती है, तो आपका वहां पर क्वेश्चन होना चाहिए कि स्पीशीज होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और यही आपका पीवाईक्यू भी है। पीवाईक्यू में यही पूछा गया, स्पीशीज क्या होती है, दे आर कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया और आपका क्वेश्चन भी निकल गया। दिस इज हाउ यू रीड दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का भी अलग तरीका है। फिर कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं जो आप ग्रेजुएशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है 40% जो आप करेंगे वो आप अपनी रेफरेंस बुक्स से करेंगे। अब उसके लिए जो आपकी रेफरेंस बुक्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी, यू कैन फॉलो देम, दैट इज एमपी कौशिक फॉर योर बॉटनी एंड रमेश गुप्ता फॉर द zoology। यू कैन फॉलो देम, दे आर फ्रॉम द प्रकाश पब्लिकेशंस, दे आर वेरी गुड बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप चाहे तो इनके इंडेक्स को भी देख सकते हैं, ऑनलाइन आप जाइए, इंडेक्स को सर्च कीजिए, उसके बाद यू कैन ऑर्डर देम और यू कैन रीड देम। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बट दे आर गुड बुक्स, राइट। इसके बाद आता है प्रैक्टिस। कहाँ से प्रैक्टिस करें? एररलेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रस्टिंग बुक, जो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, आई फील दिस बुक इज रियली वेरी गुड बुक, दिस इज अ रियली गुड बुक और ये आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ से आपको अपने एमसीक्यूज जो है वो भी सॉल्व करने चाहिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक लेवल आ जाएगा आपके पास प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको नीट के लेवल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है और एनसीईआरटी वाले ही आपके क्वेश्चंस हैं। वेट, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिस इज योर एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी यहाँ से करनी है और आपने एनसीईआरटी ही की है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पहले पढ़नी, उसके बाद रेफरेंस बुक को पढ़िए। जो भी टॉपिक आपका, जैसे फोटोसिंथेसिस है, आप उसको अगर एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक को आप उसी वक्त ग्रेजुएशन वाले पार्ट से भी कर लीजिए, तो वो एक टॉपिक आपका फ्लो में बन जाएगा और फिर जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर आप इस बुक से उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आपका पूरा परमानेंट कंफर्म हो जाएगा कि ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर है अब, राइट। अब आता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट नोट्स। जब भी आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, देखो आपने चाहे एनसीईआरटी पढ़ी, चाहे आपने रेफरेंस बुक पढ़ी, चाहे आपने एमसीक्यू सॉल्व किए,
यहां से आपको कोई ना कोई चीज जो होती है वो समझ में आती है, कोई एक नया पॉइंट निकल कर आता है, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एग्जाम्पल समझ आता है जो बार बार पेपर में पूछा गया। और आप जब आप उसको पढ़ते हो तो आप उसके एक्स्ट्रा नोट्स बनाते हैं, तो वो जो नोट्स होते हैं दे कैन नॉट बी लेंदी नोट्स। देखो अगर आपने जो किताब में लिखा है वही नोटबुक में लिख रहे हो तो आप तो कॉपी पेस्ट करो, आप तो किताब छाप रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको किताब थोड़ी छापनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स कि जब आप उन्हें एक बार में पढ़े तो आपको एक ही बार में वो समझ आ जाए कि अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, अच्छा मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी थी। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट नोट्स। स्टिकी नोट्स शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ऐसे बना दो, शॉर्ट नोट्स आर वेरी शॉर्ट नोट्स जिसपे आप क्विक रिविजन दे सकते हैं, हाईलाइटेड चीजों को लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड एज योर शॉर्ट नोट्स। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने हैं, जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहते हैं एंड दे शुड बी रिमेंबर्ड, तो वो चीजें आप शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है दे कैन नॉट बी लेंदी, वो कभी भी लेंदी नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो लेंदी है तो फिर तो वो बुक है, तो दे कैन नॉट बी लेंदी, इसलिए आपको उन्हें शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, और जो लास्ट चीज है दैट इज योर PYQs एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक, जैसे आपने मान लीजिए आपने टेक्सोनॉमी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, टेक्सोनॉमी टॉपिक पढ़ने के बाद उसके PYQs भी देखिए कि PYQs में उससे पहले PYQs को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जैसे एररलेस बुक है वहां से आप उसके MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार आपने कहां से प्रैक्टिस कर लिया, एक बार आपने PYQ सॉल्व कर लिया और दूसरी बार आपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में भी चीजों को प्रैक्टिस कर लिया, MCQs को सॉल्व कर लिया। अब आप हर तरीके से उस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली कर चुके हैं। दिस इज हाउ यू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज टेक्सोनॉमी पढ़ा, कल आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, MCQs आप उसके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, PYQs आपने देखे नहीं है, फिर आप ये कंप्लेंट करें कि हमारा नहीं हुआ या हमें नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं ये क्वेश्चन रेलिवेंट है या नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो रेलिवेंट है या नहीं है। हर बार आप किसी से पूछे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और सामने से आपको सही जवाब आए ये भी जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजें आपको खुद इनिशिएट लेना होता है अपनी चीजों के लिए, कुछ पार्ट पे हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके MCQs को भी सॉल्व करो और उसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कम पढ़ा है, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, और अगर ज्यादा ही पढ़ लिया तो कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और एक और चीज यहां से निकल कर आती है, कोई ऐसी टर्म जो ना आपने PYQ में पढ़ी और ना MCQs में, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन आ गया जो आपने टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो आप उसे अब यहाँ पर न्यू टॉपिक या न्यू कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ से निकल कर आता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज जो होते हैं पूरा टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीजें छूट जाती है उसके अंदर से, फिर वो कैसे कवर होगी, फिर जब आप MCQ में कोई ऐसी टर्म देखते हो फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप उसको अलग से पढ़ोगे और फिर आपका वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीटली बेसिक भी और जो नया टॉपिक जो आपने कभी नहीं सुना है दैट इज कॉल्ड एज एडवांस, या वो ग्रेजुएशन मास्टर का हो सकता है, तो वो भी आपका क्वालिफाई या क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आप एक टॉपिक का हेड टू टो हर चीज कर लेते हैं, बस आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और ये स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होती है, इफ आई एम शेयरिंग इट विद यू इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक बार इसे फॉलो कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि चीजों को मैं किस तरीके से आपसे कह रही हूँ और आपकी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ आई है। स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको एक प्लान बनाना होता है कि मुझे अगर कोई चीज करनी है तो कैसे करनी है, क्या मुझे करना है, क्या कर नहीं करना, जिसको आप डूज एंड डोंट्स कहते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको एक्सेसिव नोट्स की तरफ या नहीं भागना है, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ नहीं भागना है, आपको जो पेपर में कभी नहीं पूछा गया वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो किसी किसी को ऐसे होता है कि शायद उसी में से क्वेश्चन आ जाए, उसी में से आ ना जाए, पहले कभी नहीं आया है बट ऐसा ना हो इस बार आ जाए, तो उसके लिए यू कैन हैव अ रीडिंग इफ यू हैव टाइम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर दैट, अदरवाइज एक क्वेश्चन के लिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक टॉपिक में से एक ही आएगा,
उसके पीछे आप 70 क्वेश्चंस को या 60 क्वेश्चंस को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले वो कीजिए जो बार बार पेपर में पूछा गया है, उसको फिर बाद में कर लो। जो आपको लगता है कि मैं अगर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी तो मेरी किस्मत ऐसी है कि उसी में से आ जाता है, वैसे ऐसा होता नहीं है। वो तब होता है जब आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करते हैं और ना ही अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको चैनल से जुड़ना है, जो तो जुड़े हैं दैट्स गुड। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे को कोई भी ऐसी आती है नोटिफिकेशन या वीडियोस आती है तो आपको उसका पता चल जाता है कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। ठीक है, और अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं या कोई आपको और क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नंबर दिया गया है, आप वहां पर उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। राइट, पर कोई भी चीज करो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से कर रहे हैं और डिटेल उतना ही जाना है जितना आपका PYQ में पूछा गया। तो एक सवाल मुझसे हमेशा सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस टॉपिक को कितना करना। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, कितना पढ़े, NCERT से पढ़े या ग्रेजुएशन से पढ़े या मास्टर्स से पढ़े। तो मेरा जवाब इतना सा होगा, पहले PYQ पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5-10 साल से पेपर देखिए, जितने भी पेपर्स आप देख पा रहे हैं उसमें ये देखो फोटोसिंथेसिस से किस तरह का सवाल पूछा गया है। आपके हर सवाल का जवाब आपका प्रीवियस ईयर पेपर देगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर। और फिर भी ना मिले तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, अपनी क्वेरी डालिए, आई डेफिनेटली रिवर्ट। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का जो है आपकी क्वेरीज का आंसर दे दूं। अगर आप किसी और चीज पे चाहते हैं वीडियो बने तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। आपको वीडियो कैसी लगी है इसका भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ आई है और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर पाएंगे, या आप किसी स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। आई विल बी डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं या आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो हर चीज का जो सवाल है वो आप वहां पूछिए और जवाब मैं आपको वीडियो के अंदर या किसी ना किसी सेशन के अंदर डेफिनेटली दे दूंगी। और अगर कोई ऐसा आंसर हो तो आपके ऑब्वियसली आपके कमेंट बॉक्स के नीचे ही आपको आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बूस्ट करता है, मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऐसे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ओके जी, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।